अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं इसके अंदर फोर्स ऑन अ पार्टिकल प्रोजेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला था उसका। क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर Q चार्ज था, V वेलोसिटी था, B मैग्नेटिक फील्ड था और F यहाँ पर फोर्स था। इसके बाद हमने सेकंड टॉपिक कवर किया और सेकंड टॉपिक का नाम था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। और इसमें भी फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, वो ज़रा मुख्तलिफ था। वो फॉर्मूला ये था F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, ई आई एल साइन थीटा। फिर हमने थर्ड टॉपिक कवर किया और थर्ड टॉपिक में हमने टॉर्क के बारे में बात की। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और टॉर्क का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया कि टॉर्क इक्वल होता है बी मैग्नेटिक फील्ड यानी आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया है यहाँ पर, और कॉस अल्फा प्लेन का एंगल होगा। कॉइल का जो प्लेन है वो किस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जा रहा है। तो इन तमाम बातों पर टॉर्क डिपेंड करता है। अब आज के जो टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे, हमारे आज का जो लेक्चर का फ्लो है वो कुछ ये है कि हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं आज न्यूमेरिकल्स। और वो न्यूमेरिकल जिस टॉपिक के हम कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके अलावा हम इनके न्यूमेरिकल्स करने के बाद जो हमारा लेक्चर का फ्लो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक चार्ज पार्टिकल की मोशन के बारे में, कि जब वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका रेडियस क्या होता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम इन बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स थे हमारे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं हमारे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के, और इसके अलावा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। जबकि रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे पास और हैं जो कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनको देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस फोर्स को डिटरमिन करने का तरीका क्या होता है? तो फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए उस कंडक्टर में करंट यानी आई कितना फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, उसकी वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी स्ट्रेंथ बतानी होगी आपको, और साथ में हाउ वी आर प्लेसिंग दैट कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इन बातों को जान लेते हैं तो हमें पता लग सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स कितनी अप्लाई होगी किसी कंडक्टर पर। तो आई यहाँ पर एक बार दोहरा लेते हैं। आई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, जबकि एल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, बी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और एल का मतलब यहाँ पर लेंथ हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा यहाँ पर एंगल। न्यूमेरिकल नंबर 14.1 हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक के मुतालिक। इस न्यूमेरिकल के अंदर 14.1 न्यूमेरिकल में हमसे क्या गिवन किया जा रहा है, हम इस न्यूमेरिकल के अंदर उस पर बात करते हैं। सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा है हमने। उस वायर की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और उसका जो वेइंग यानी उसका जो मास और लेंथ का जो रेशो है यानी 1.2 ग्राम पर मीटर, ये लीनियर डेंसिटी कहलाता है, हमें गिवन है। इस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर को हमने कैसे प्लेस किया है? परपेंडिकुलर टू अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड, यानी कंडक्टर हमने परपेंडिकुलर रख देना 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हमें बताई गई है 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ये भी ठीक है। इवन ये भी आ सकता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर की जगह पर वो लिख सकते हैं टेस्ला। तो अगर टेस्ला लिख देते हैं इसका मतलब ये भी ठीक होगा।
टेस्ला का मतलब भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ही होता है। जबकि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 3.8 ओम पर मीटर। जैसे आपको मास पर मीटर गिवन है वैसे ही आपको रेजिस्टेंस भी बताई गई है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू रेजिस्ट द फ्लो, यानी इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज फ्लो करता है तो उसके फ्लो मुतासिर होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ लैटिस के साथ हिट करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो हमें रेजिस्टेंस बताई गई है, अगर आप 1 मीटर का वायर यूज करेंगे तो आपको कितनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगी, 3.8 ओम। अगर आप 2 मीटर का वायर यूज करेंगे तो आप इसका डबल कर सकते हैं इसके रेजिस्टेंस का। हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, उस पर बात करेंगे। कैलकुलेट द पी डी, पी पोटेंशियल और डी डिफरेंस। हमें पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, विच इज टू बी अप्लाइड, जिसको अप्लाई किया जा रहा है कहां पर, बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर टू मेक इट जस्ट सेल्फ सपोर्टिंग। हमें वायर पर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है, ताकि वायर जो है वो सेल्फ सपोर्ट हो जाए, रुक जाए। तो इस क्वेश्चन के डाटा पर चलते हैं हम, और इस क्वेश्चन के डाटा के अंदर हमें पहली बात ये बताई गई कि लेंथ यानी L इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, आप डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो 5 डिवाइड बाय 100 यानी 0.05 आ गया मीटर। इसके अलावा सेकंड जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 1.2 ग्राम पर मीटर। 1.2 ग्राम पर मीटर, ग्राम यानी मास का यूनिट, मीटर यानी लेंथ का यूनिट। तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, आप डिवाइड बाय 1000 करेंगे। डिवाइड बाय 1000 जब करेंगे तो 1.2 10 की पावर -3 किलोग्राम आ जाएगा। साथ में हमें इसमें एक और चीज भी ऐड करनी है, किलोग्राम और स्लैश के बाद मीटर, किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि हमने सिर्फ ग्राम को चेंज किया है, मीटर एज इट इज रहेगा हमारे पास। जबकि एंगल जो है क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि वो 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये अल्फाज लिखा हुआ आ रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी आ सकता है, राइट एंगल भी आ सकता है। इट मींस आपने थीटा को 90 डिग्री लिखना है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ हमें बताई गई है वो स्ट्रेंथ गिवन है हमें मैग्नेटिक फील्ड की 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B से, 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 3.8, ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है ये ओमेगा कहलाता है, ओमेगा का सिंबल। और ओमेगा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, 3.8 ओम पर मीटर। हमने लिख दिया रेजिस्टेंस यानी R, और लेंथ यानी लेंथ L के लिए हमने मीटर क्योंकि आ रहा था तो इसलिए L, और रेजिस्टेंस R लिख दिया हमने, R/L 3.8 ओम पर मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है हमें। तो क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हमने बात की थी पहले भी, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला यूज करते हैं। हम ओहम्स लॉ यूज करते हैं, और ओहम्स लॉ के मुताबिक V जो है ये बराबर होता है आई आर के। तो इट मींस आपको जो है पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको I और R दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए। I अमाउंट ऑफ करंट और R रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये तो है V फाइंड करने का फॉर्मूला। लेकिन हम डायरेक्ट भी फाइंड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको I की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम पहले करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। और करंट की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम वायर के मास पे बात करेंगे। देखिए हमें जो वायर का मास गिवन था वो 1.2 ग्राम पर मीटर में गिवन था, हमें 1.2 किलोग्राम था आपके पास। तो शुरू में तो आपको गिवन था ये 1.2 ग्राम पर मीटर, जिसको हमने डिवाइड बाय 1000 कराया था। तो हमें क्या मिल गया था, 1.2 10 की पावर -3 मिल गया था। हमें अगर मास डिटरमिन करना है कि हमारे वायर का मास कितना है, तो मास को डिटरमिन करने के लिए ये जो लेंथ यहाँ पर डिवाइड हो रही है, आप इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे।
तो हमने लेंथ को मल्टीप्लाई में भेज दिया यहाँ पर। याद रहे 10 की पावर -3 आने की वजह क्या है, यहाँ पर 10 की पावर -3 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने 1.2 को डिवाइड बाय 1000 कराया है। क्यों डिवाइड बाय 1000 कराया है आपने 1.2 को? ताकि हम ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लें, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। इसीलिए हम यहाँ पर 1.2 10 की पावर -3 को लिख रहे हैं। ये हमने लिखा। अब इसके बाद लेंथ की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी हमें, वो ये थी 0.05 मीटर। तो अब हमने 1.2 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर देना 0.05 के साथ, तो हमें जवाब मिल जाएगा 6 10 की पावर -5। ये हमें पता लगा मास। किस चीज़ का मास है ये? उस वायर का मास है जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, 6 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के हवाले से कि रेजिस्टेंस वायर की कितनी होगी। तो रेजिस्टेंस हमें गिवन तो है, लेकिन वो 3.8 ओहम पर मीटर के हवाले से उन्होंने बात की थी क्वेश्चन के अंदर। हम सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन नहीं देखना चाह रहे हैं हम। तो अब हम ये करेंगे कि रेजिस्टेंस को डिटरमिन करने के लिए हम ये जो L का फैक्टर, यहाँ पे L डिवाइड हो रहा है लेंथ, हम इसको 3.8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3.8 इंटू लेंथ हमने मल्टीप्लाई, और लेंथ की जो वैल्यू है वो डाटा के मुताबिक 0.05 है। तो हमने 3.8 को मल्टीप्लाई किया 0.05 के साथ, तो हमें आंसर मिला 0.19 ओहम्स का। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी मिल गई हमें 0.19 ओहम्स, और इसके अलावा हमने मास भी पता कर लिया वायर का। अब इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसेस करते हैं और इसकी मजीद कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्लियर मेंशन था कि वायर कैन बी मेड सेल्फ सपोर्टिंग। वायर को आपने सेल्फ सपोर्ट करना है। अब सेल्फ सपोर्ट होगा कैसे? तो सेल्फ सपोर्ट करने के लिए हमें देखना है कि वायर पर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी यहाँ पर। इसके अलावा उस वायर के पास मास मौजूद है 6 10 की पावर -5 kg, जिसको हमने कैलकुलेट किया, यानी मास। तो इसका मतलब उस पर वेट वाली फोर्स भी लग रही है। तो अगर आपने उस वायर को रेस्ट में रखना है, सेल्फ सपोर्ट करना है, तो दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नेटिक फोर्स और वेट, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। यानी वेट वाली फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, अगर लेट सपोज वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इन दोनों फोर्स को एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर उस वायर को रेस्ट यानी सेल्फ सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने लिख दिया Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू W यानी के वेट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स पता करनी हो तो फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा, जबकि वेट का फॉर्मूला होता है mg के बराबर, वेट mg और फोर्स ILB sin थीटा। अब हम I कैलकुलेट करेंगे इससे, क्योंकि शुरू में हमने बात की थी कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेना पड़ता है, और वो दो चीज़ें क्या हैं? अमाउंट ऑफ करंट और साथ में रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर तो क्वेश्चन में गिवन था, हमें करंट के अमाउंट के बारे में डाटा में कोई बात नहीं बताई गई थी, तो इसलिए हम पहले I की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो I की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे मास की, जो कि 6 10 की पावर -5 है, G की वैल्यू पुट कर देंगे, B की वैल्यू L और एंगल की वैल्यूज को पुट करके वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। तो लेंथ 5 थी हमारे पास, क्वेश्चन में शुरू में गिवन था, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करवाया। मास पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और मास, ये तमाम बातें हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो मास की वैल्यू हमने लिखनी है जो डाटा के मुताबिक है 6 10 की पावर -5, G की वैल्यू 9.8, मैग्नेटिक फील्ड 0.6, लेंथ 0.05 और एंगल 90 डिग्री था। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में इन वैल्यूज को 6 10 की पावर -4 को 9.8 के साथ, तो 5.88 10 की पावर -4 आता है, जबकि 0.6 0.05 और sin 90 0.03 आता है। डिवाइड करने पर हमें पता लगा कि यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ रहा है वो कितना है, 0.0196 एम्पियर का आ रहा है।
तो हमने अमाउंट ऑफ करंट को डिटरमिन कर लिया। अमाउंट ऑफ करंट कितना मिला हमें? 0.0196 एम्पियर का मिला। लेकिन हमें करंट के अमाउंट को डिटरमिन नहीं करना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है V = IR। तो I तो अभी हमने फाइंड किया 0.0196 था, तो हमने I की जगह लिख देना है 0.0196, जबकि R की वैल्यू 0.19 थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने और मल्टीप्लाई करने पर 0.003724 मिला, जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में भी चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे तो आपका आंसर इनफ है, लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे आप? इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, यानी 1 टाइम शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -1, 2 टाइम शिफ्ट करेंगे 10 की पावर -2, अगर 3 के बाद लिखेंगे 10 की पावर -3। तो हमें अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कितना मिला? 0.003724 या 3.72 10 की पावर -3 वोल्ट हमें अमाउंट ऑफ पोटेंशियल का पता लगा। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14.4। 14.4 क्वेश्चन के अंदर भी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करनी है, जिसके अंदर हमसे कहा जा रहा है कि एक मेटल की रॉड है जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट कैन स्लाइड विद अ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन ऑन अ पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स। दो रेल्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, जिसके ऊपर कंडक्टर स्लाइड कर सकता है। ये लेट्स सपोज दो रेल्स हैं और यहाँ पर हमने रखा है कंडक्टर जो कि इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.72 वेबर पर मीटर स्क्वायर की प्रोड्यूस हो रही है, जबकि एंगल कितना है? राइट एंगल मौजूद है यहाँ पर, यानी 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। इन रेल्स को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, जिसकी वोल्टेज यानी EMF 3 वोल्ट्स मौजूद हैं। यानी इन रेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ, और बैटरी के जो EMF हैं वो 3 वोल्ट्स के इक्वल थे। ये हमने बैटरी जोड़ दी रेल्स के साथ। अब इसके बाद यहाँ जो रेजिस्टेंस गिवन है आपको, वो गिवन है 1.6 ओहम्स के बराबर, यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 1.6 है। आपने मालूम करना है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द रॉड एट रेस्ट। आपने ये बताना है कि जो रॉड हम देख रहे हैं मेटल की जो बनी हुई थी, इस रॉड पर कितनी फोर्स लगनी चाहिए ताकि ये रॉड यहीं पर रुकी रहे, ये रॉड मूव ना करे। तो फोर्स मालूम करने के लिए हम डाटा बना लेते हैं। फोर्स सबसे पहले तो हमें लेंथ ऑफ वायर गिवन था 50 सेंटीमीटर, जिसको हमने डिवाइड बाय 100 कराकर मीटर में कन्वर्ट करवा लिया। एंगल राइट एंगल था, इसलिए 90 डिग्री लिखा हमने। मैग्नेटिक फील्ड 0.72 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। EMF 3 वोल्ट्स थी हमारे पास, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है 1.6 और फोर्स फाइंड करनी है हमें। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि फोर्स इक्वल होती है ILB sin थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है ILB sin थीटा में हमें I के अमाउंट के बारे में नहीं पता। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं I के अमाउंट को, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में हमें I चाहिए होगा ILB sin थीटा या BIL sin थीटा। तो हमें I रिक्वायर्ड होगा फॉर्मूले में। तो I है क्या? बेसिकली I करंट है, और करंट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है। तो I किसके इक्वल होगा? V डिवाइड बाय R के। V EMF का अमाउंट है जो कि 3 वोल्ट क्वेश्चन में देखेंगे गिवन है। R रेजिस्टेंस है जो कि 1.6 है, हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे अमाउंट ऑफ फ्लो पता कर लेना है, 1.875 एम्पियर पता लग जाएगा हमें। इसके बाद हम फोर्स के फॉर्मूले को यूज करेंगे, और फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स = ILB sin थीटा। यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। I की वैल्यू 1.875 है, लेंथ की वैल्यू हमें 0.5 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड 0.72 और एंगल 90 डिग्री। सॉल्व करने के बाद हमें जवाब मिला 0.675 न्यूटन के बराबर। इसका मतलब फोर्स कितनी लगेगी कंडक्टर पर ताकि कंडक्टर मूव ना करे, कंडक्टर रुका रहे। तो हमें जवाब मिला 0.675 अगर फोर्स लगती है तो कंडक्टर एट रेस्ट होगा। तो कंडक्टर शुड बी एट रेस्ट इफ we arrange a force of magnitude 0.675 Newton. So we have completed this numerical number 14.4. Let's start the topic. और जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उस टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल की मोशन किस तरह से होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाता है, उसकी वेलोसिटी V होती है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाती है। और जो इस पर फोर्स लगती है उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो F बराबर है QV क्रॉस B के। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को स्केलर फॉर्म में लिखें
तो हम स्केलर फॉर्म में क्रॉस की जगह पर साइन लगा देते हैं, तो देखें क्रॉस की जगह साइन थीटा आया। अब इसके बाद कुछ डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं बना हुआ, ये बेसिकली चार्ज पार्टिकल को हमने रिप्रेजेंट किया है। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड में आने पर होता क्या है, उसके साथ वो चार्ज पार्टिकल मुसलसल घूमना शुरू हो जाता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। आप डायग्राम 2 में भी देख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो अगेन ये भी सर्कुलर मोशन करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया। इसी तरह थर्ड डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है और आने के बाद जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से फिर बाहर की तरफ मूव कर जाता है। हमें पता करना है कि ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कुलर मोशन के दौरान इसका रेडियस क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। जबकि यहाँ पर आप कुछ एरोस बने हुए देख रहे हैं, ये एरोस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, और वो फोर्स जो सेंटर की तरफ डायरेक्शन रखती हो उसे FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को भी अब डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स को जब डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने बात कर ली थी कि हमारे पास जो एंगल है वो थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है और फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की जा रही है। द मैग्नेटिक वेलोसिटी डज नॉट चेंज टाइम टू टाइम बिकॉज सर्कुलर मोशन ऑफ द फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। होता यह है कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री हो, तो इससे होता यह है कि सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की मोशन जो होती है वो डायरेक्शन चेंज करती है। अगर ऑब्जेक्ट यूं मूव करना चाह रहा था तो फोर्स और सिर्फ फोर्स उसकी डायरेक्शन को बदल देती है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता। ये जो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है FC बराबर है mv² डिवाइड बाय r। अब इसके बाद यहाँ पर हमने QVB sin थीटा और mv² को एक दूसरे के इक्वल कराया। क्यों इक्वल करवाया? क्योंकि यहाँ पर हम एक बात ये कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो QVB sin थीटा बराबर है mv² डिवाइड बाय r। यहाँ पर m का मतलब उस पार्टिकल का मास है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, r का मतलब रेडियस था। तो हमने यहाँ पर r का फॉर्मूला अरेंज करना है। तो r का फॉर्मूला क्या अरेंज किया हमने? r का फॉर्मूला अरेंज कुछ इस तरह से किया कि mv² तो हमें नजर आ रहा था, इस mv² में ये जो v यहाँ पर भी है, ये वाला v और ये स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया v और स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ v रह गया राइट साइड पर, mv अपॉन r। r क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई, और बाकी वैल्यूज जो QB sin थीटा है वो डिवाइड में हम लिख देंगे। तो ये हमने रेडियस का एक्सप्रेशन पढ़ लिया कि रेडियस का फॉर्मूला क्या बना, r बराबर है mv अपॉन QB sin थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम कह लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर होता है, तो रेडियस की इक्वेशन क्या होगी? जहां पर थीटा था 190 डिग्री लिख देंगे और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाती है। तो r का फॉर्मूला बन जाएगा mv अपॉन QB। इसके बाद हम इसी चार्ज पार्टिकल को फिर से डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है 90 डिग्री पर एंटर नहीं होता, वो किसी भी एंगल पर एंटर हो जाता है। जैसा कि आप एरो देख रहे हैं यहाँ पर, ये चार्ज पार्टिकल बेसिकली इस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर हो रहा है और उसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया है। इस सूरत में क्या किया जाता है? यहाँ पर किया ये जाता है कि हम वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू द फील्ड और एक होता है पैरेलल टू द फील्ड। तो यहाँ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट बना रहे हैं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो v sin थीटा है, जो पैरेलल कंपोनेंट है वो v cos थीटा बराबर है। इसके बाद अगर हमें उस पार्टिकल को हमने जैसे कि देखा कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि यहाँ पर कौन से कंपोनेंट की बात की जाए? v sin थीटा की कंपोनेंट की बात की जाए। अदरवाइज अगर आप v cos थीटा की बात करते हो तो v cos थीटा हॉरिजॉन्टल मोशन क्रिएट करती है, सर्कुलर मोशन क्रिएट नहीं करती। तो इसीलिए हमने यहाँ पर v sin थीटा को यूज किया। जबकि हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वैसे तो mv² बाय r होता है, लेकिन इस बार हम mv² अपॉन r में जरा सी कुछ चेंजेस कर रहे हैं और इस v की जगह पर जो हम v देख रहे हैं, v की जगह लिख देंगे v sin थीटा। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व किया उसके कंपोनेंट्स के अंदर, और वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट यूज करेंगे हम? sin थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर मोशन उसी वजह से हो रही है, साइन कंपोनेंट की वजह से। तो v sin थीटा हमने v² की जगह लिख दिया। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। इसके बाद स्क्वायर हमने v पर भी रिप्रेजेंट किया और स्क्वायर हमने साइन पे भी रिप्रेजेंट किया।
ये करने के बाद यहाँ जो वेलोसिटी थी और ये जो वेलोसिटी का स्क्वायर था कैंसिल हो गया, अब रह गया mv और साइन का स्क्वायर ये भी कैंसिल हुआ, और रह गया आपके पास mv sin थीटा डिवाइड बाय r और इक्वल्स टू qb। अगर आप r का फॉर्मूला अरेंज करें तो r का फॉर्मूला अरेंज करने के लिए आप r और qb की वैल्यूज को शिफ्ट कर दें, यानी qb को भेज दें r की जगह, r को भेज दें qb की जगह। तो r का फॉर्मूला क्या बना, q mv sin थीटा डिवाइड बाय qb। हम रेडियस का फॉर्मूला ये भी यूज करते हैं, mv sin थीटा डिवाइड बाय qb के बराबर। अब हम इसके मुताबिक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। उस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका नाम प्रोटॉन है, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वोल्टेज रिक्वायर्ड है कितना, 6×10⁵ वोल्ट्स, और वो इंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में जिसका अमाउंट है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वो कितने डिग्री से एंटर हो रहा है, 45 डिग्री से एंटर हो रहा है। आपने बताना है रेडियस क्या होगा सर्कुलर पाथ का जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। तो डाटा के अंदर हमने वोल्टेज की वैल्यू कॉपी कर ली 6×10⁵ वोल्ट्स, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड B एंगल 45 डिग्री और Q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, मास 1.67 10⁻27 किलोग्राम। ये दो चीजें नजर आ रही है हमें लिखी हुई, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं और ये दोनों वैल्यूज प्रोटॉन के मास और चार्ज कहलाते हैं। M मास है और Q यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, गिवन होती है वैल्यूज आपको। हमें फाइंड करना है रेडियस। अब इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए वही बातें हम दोहरा रहे हैं जो पहले हमने बातें की थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्टेन एंगल से जाता है, थीटा एंगल से, लेकिन यहाँ पर थीटा एंगल की बात नहीं, 45 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, तो थीटा 45 डिग्री। तो उस सूरत में हम ये करते हैं कि वेलोसिटी के कंपोनेंट बना लेते हैं, एक कंपोनेंट v cos करते हैं, एक v sin करते हैं, और इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करने के बाद उसमें जो एक्सप्रेशन होता है रेडियस का वो ये होता है, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा इसके बारे में, mv sin थीटा डिवाइड बाय qb। यहां पर आपको m चाहिए, वो गिवन है डाटा के अंदर, एंगल 45 डिग्री है, q गिवन है, b गिवन है। प्रॉब्लम है v, यहां पर v वोल्टेज नहीं है, यहां पर v वेलोसिटी है, वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो पहले वेलोसिटी, और वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम यहां पर जो है बताएंगे कि प्रोटॉन की स्पीड को इंक्रीज किया गया, स्पीड को इंक्रीज किया गया इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया गया। तो हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है। तो इजाफा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको कोई एनर्जी दी जा रही है जब इजाफा हो रहा है। तो किस वजह से हमने बढ़ाया, वोल्टेज के थ्रू, यानी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर दी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो अमाउंट है वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के अमाउंट के बराबर होगा। उसकी वजह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला है हाफ mv², जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम करते हैं q इंटू वी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड करने के लिए q इंटू वी। तो यहां से अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाए तो 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया q के साथ, और इसके अलावा m जो है डिवाइड में लिख दिया हमने। इसके बाद यहां पर हमने v² लिखा हुआ है तो हमें v करना है, तो v² को रिमूव करने के लिए हमने दोनों तरफ रूट लगाना है, 2 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। होगा ये कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, v का फॉर्मूला मिल जाएगा 2qv/m। वैल्यूज पुट करते हैं q की, v की और m की, तो हमें वेलोसिटी का आंसर मिलेगा 1.02 10⁻7 मीटर पर सेकंड, यानी इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इसके बाद हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं अपनी प्रीवियस इक्वेशन में, जिसको 1 हमने कहा। r किसके बराबर था, mv sin थीटा डिवाइड बाय qb के। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻⁻27, ये वेलोसिटी थी उस प्रोटॉन पार्टिकल की 1.07 10⁻7, एंगल 45 डिग्री है, जबकि q की वैल्यू 1.6 10⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड 0.3 थी। हमने इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और आंसर लिख दिया 1.26 10⁻20, जबकि डिनोमिनेटर में 1.6 10⁻19 0.3 को मल्टीप्लाई किया, 4.8 10⁻20 आया। फिर इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मिल गया, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना आ गया, 0.263 मीटर्स। तो अब अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करने जा रहे हैं हम। इस लेक्चर के अंदर हमने फोर्स के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है जिसका फॉर्मूला ILB sin थीटा होता है, और इसके अलावा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डिस्कस किया, उसमें रेडियस के एक्सप्रेशन पे बात कर ली हमने, और न्यूमेरिकल नंबर 14.6 इसके मुतालिक सॉल्व किया। तो अपनी इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर अब मुलाकात होती है।